35 से 40 की उम्र में हमें एक सैलरी अज्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ हम सैलरी अज्यूम करते हैं, लेट्स से हम 1 लाख रुपीस पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे ने ऑलरेडी 10-12 साल काम किया, तो यहाँ तक तो आदमी को पहुंचना ही चाहिए। हाँ। और नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव स्किल्स पे काम करो, पहले तो वो ठीक कर लो, वो वाला साइड लाइफ का ठीक कर लो। या मैं मान लूँ अगर वो Tier 3 सिटी का है, हाँ। तो आपका जो आप परसेंटेज बताएंगे अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक जितने भी, जो 35-40 के आसपास, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उधार। एवरीबडी थोड़ा शायद हार्श हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 80% प्लस जो भी मेरे पास केस ऐसे आते हैं, वो पहले डेट से स्ट्रगल कर रहा था, उधार चल रहा होता। अब उधार दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, एटलीस्ट आपने कोई फिजिकल एसेट खरीदा है जिसमें या तो कैश फ्लो के चांसेस है, या ग्रोथ के चांसेस है, या दोनों के चांसेस है। कि भाई समझिए आपने अपने लिए घर ले लिया, तो आपने अपने लिए घर लिया है तो आपका एक तो रेंट बच गया, कुछ ईएमआई आप दे रहे हैं, और उससे घर की वैल्यू में कुछ कुछ वृद्धि हो रही है साल में, समझो 10 साल में दुगना हो गया घर। तो ये तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि एक लॉजिकल बात है कि आपने कुछ लिया, होम लोन लिया ताकि आप एक घर ले सके और उसने कुछ क्रिएट किया। दूसरा जो लोन है वो है बैड डेट। आपने आईफोन ले लिया, कोई एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, उस सब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई चक्कर नहीं। आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आपने जो भी ले ली, पर वो ना शालिनी जी मैं देख रहा हूं कि लोगों का ना प्रपोर्शन ही नहीं बचा। मतलब भाई आपको पता होता है ना पोर्शन साइजिंग की, मैं 1 रोटी खा सकता हूं, 2 रोटी खा सकता हूं, इतना चावल, कटोरी भर चावल खा सकता हूं, तो ये पोर्शन साइजिंग लोग भूल चुके हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है, आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए, जो खर्चों में जाए। जैसे कि आपने समझो गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आप घूमने चले गए, उसके लिए पर्सनल लोन ले लो, शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, वो अभी तक चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले फेस देखता हूं लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग ना 2 तरीके से काम करती है। एक आपके लिए काम करती है और एक आपके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तो जब आपके वो विरुद्ध काम करने लगती है ना, तब आपको पता नहीं होता, वो आपको साफ कर देती है। अब इसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। एक बंदे ने घर का लोन लिया, 25 साल का लोन लिया, ठीक है जी। तो पहले तो वो जितना लोन लेगा ना उसका 2.5 गुना रिटर्न करेगा। अगर उसने 1 करोड़ का लोन दिया है तो वो 2.5 करोड़ वापस करेगा। और मजेदार बात यह है कि बैंक हमेशा क्या बोलता है आपको, बैंक बोलता है कि भाई शुरू में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट कम होगा। हाँ। अब ये शुरू में की डेफिनेशन क्या है, कब तक मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रीपेमेंट कम होगा? कौन सा वो पॉइंट होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 25 साल में आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 12-13 साल बाद, 17 साल बाद। तो 17 ईयर्स तक आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो और रीपेमेंट कम कर रहे हो, और 17वें से 25वें साल में आप जो है रीपेमेंट ज्यादा दे रहे हो और इंटरेस्ट कम कर रहे हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है? बोलो प्रॉब्लम तो ले ली हमने, सर पे आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करिए, साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर आपकी ईएमआई 40,000 चल रही है, पूरे साल में 40,000 जमा कीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कटौती करके, बजटिंग करके। ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा एक साल में 13 ईएमआई दीजिए, 12 मत दीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो आपका 25 साल का लोन है वो 20 साल का हो जाएगा। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप एक ईएमआई ज्यादा, आप सोचिए आपका 20% टाइम बच जाएगा इमीडिएटली। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 30% कम हो जाएगा। जो आप 1.5 करोड़ दे रहे थे कॉस्ट अपना इंटरेस्ट, उसका सीधा 40-45 लाख रुपए कम हो जाएगा, जस्ट बाय पेइंग 1 ईएमआई एक्स्ट्रा एवरी ईयर। तो क्या ये सोल्यूशन इजी नहीं है? बिल्कुल इजी है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ना 35 से 40 वाले लोगों को सबसे पहले अपने उधार को मैनेज करना है, कि उधार को मैनेज करना सीख लो, नहीं तो ये जो विरुद्ध चल गई ना आपके कंपाउंडिंग, ये आपको बख्शेगी नहीं। फिर आपके पास बचेगा, आप 60 तक चलते रहोगे, बस लोन ही देते रह जाओगे, और लास्ट में बोलोगे यार हुआ क्या मेरे पास? अच्छा एक घर बचा, इसको तो मैं बेच ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसमें रहता हूं। हाँ। अब यही प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट के साथ हुई, एक ही घर है, अब वो एक ही घर है बस, और कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, बाकी सब खत्म, देयर इज नो सेविंग एट ऑल। तो अब बैंक्स एक नया प्रोडक्ट लेके आए जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं, कि आप अपने घर से एसडब्ल्यूपी कर सकते हो, जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं, बट उस पर नहीं जाते। तो 35 से 40 वाले को सबसे पहले अपने डेट को ऐसा कैंची लेके कट 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 काटना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 5 साल में, जैसे हम नशा मुक्ति का बनाते हैं ना, कोई बनाता है कि नहीं मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को ये खत्म करना है, वैसे आपको डेट का टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई अगले 5 साल में, 7 साल में, 3 साल में मैं डेट को उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा? मैं आमदनी बढ़ाऊंगा, मैं खर्चे कम करूंगा, एक ईएमआई एक्स्ट्रा दूंगा, ये सब स्ट्रैटेजी बनाओ। हो सकता है
पॉसिबल है। हाँ, 3 में नहीं होगा, 5 में हो जाएगा, 5 में नहीं होगा, 7 में होगा तो सही। जहां टेंशन जाएगा वही तो काम होगा। तो सबसे पहले आप अपने उधार को कम करने पे फोकस करो। अगर आपके ऊपर उल जलूल उधार चढ़ गया है तो आपके पास कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं आ रही, बेचो, उधार वापस करो। उधार को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे महंगा उधार लिखो। इनको पता ही नहीं पर्सनल लोन्स 18-18, 20-20% पे चल रहे होते हैं। तो कंपाउंडिंग आपके विरुद्ध है ना। आप एसआईपी में उम्मीद कर रहे हो आपको 12% मिले, 13% मिले, यहां आप 18% बैंक को देने को तैयार हो। अरे क्या मंदबुद्धि काम है ये। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पहले करनी चाहिए जब आप 35 to 40 के आसपास आ गए, क्योंकि अब आपके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स की फीस आप देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कभी कभी। मेरे बेटे की फीस 40,000 रुपये महीना हो गई है। हाँ। तो और वो बढ़नी है, और वो बढ़ रही है, कन्वीनियंटली बढ़ रही है। हाँ, आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, हाँ, वो तो बढ़नी है। पीछे हाँ। अभी स्कूल आप देखिए, दिल्ली में तो बवाल मचा हुआ है स्कूल्स को लेके। तो वो तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम कुछ करते हैं, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इट 15-16% साल का ऐसे ही बढ़ा देते हैं मस्ती मस्ती में। और बाद के जो खर्चे अलग खर्चे वो अलग है। तो पॉइंट इज कि ऑल दिस इन्फ्लेशन इज रियल बॉस। सिर्फ खाने का इन्फ्लेशन 6-7% है। मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। आपके स्कूल को भी इन्फ्लेशन ही कहूंगा। स्कूल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एट 15%। तो भाई आपकी आमदनी तो 5-7% बढ़ रही है साल की, तो तेजी से बढ़ाओ इसको और खर्चे थोड़े से रेगुलेट करो बाकी उल जलूल चीजों में।